नमस्कार। जन सरोकार मंच की ओर से मैं हमारे आज के मेहमान आदरणीय प्रदीप बिहारी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैथिली कहानी को नया मोड़ देने वाले और साथ ही साथ भारतीय साहित्य में अनुवाद की एक पत्रिका को भारतीय स्तर पर बिहार से स्थापित करने वाले संपादक हमारे बीच में हैं। मैं अपने सभी दर्शकों की ओर से, मंच की ओर से, देवेंद्र जी की ओर से, मेरी खुद की ओर से आपको बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूं इस मंच पर। प्रदीप बिहारी सर, मैं अपनी बात आरंभ करता हूं कि मेरी आपसे जो पहचान मैं याद करता हूं, तो आज से लगभग 20-22, हो सकता है 25 वर्ष पुरानी हो, जब मैंने आपकी कोई रचना पढ़ी और मैं आपके नाम से और रचनात्मक कार्य से परिचित हुआ। उससे भी ज्यादा घनिष्ठता मेरी आपसे अंतरंग के माध्यम से बनी। अंतरंग जो भारतीय भाषाओं की पत्रिका है, जिसमें भारतीय भाषाओं के रचनाकारों को हिंदी में कविता है, कहानी है, आलेख है, आलोचना है, विविध विधाओं को आप प्रकाशित करते रहे हैं। साथ ही साथ में ये बहुत सुखद है कि आज हम बात कर रहे हैं अंतरंग पत्रिका की, और अंतरंग का अभी 21वां अंक आया है जो मलयालम कहानी पर केंद्रित है। अंतरंग का 20वां अंक जो था राजस्थानी कहानी पर केंद्रित था। हम कह सकते हैं कि अंतरंग को आपने एक वयस्क पत्रिका के रूप में भारतीय साहित्य में तैयार कर दिया है। मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूं इसकी आपको कि आपने अंतरंग पत्रिका इतनी लंबी यात्रा करके एक महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी पत्रिकाओं में अनुवाद के क्षेत्र में कीर्तिमान के रूप में स्थापित किया है। मैं पहला सवाल यही करता हूं आपसे कि अंतरंग पत्रिका आरंभ करने की योजना कैसे बनी और इतने लंबे मुकाम तक ये पत्रिका किस प्रकार आप चला पाए? नमस्कार। आप सबों का बहुत बहुत आभार। आपके और इस जन सरोकार मंच का आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया कि आप लोगों के साथ और आप लोगों के साथ साथ भारतीय भाषाओं के विद्वत जनों के साथ में आज संपर्क में हूं, बातचीत कर रहा हूं। ये बहुत ही सुखद स्थिति है। दरअसल अंतरंग की शुरुआत जो हम लोगों ने की, तो मुझे अपने मैथिली के दो 3 मित्र और याद आ रहे हैं। मेरे समकालीन हैं वो, डॉक्टर तारानंद वियोगी, डॉक्टर देवशंकर नवीन और डॉक्टर केदार कानन। हम लोगों ने पहले ये सोचा था कि एक ऐसी पत्रिका हो जिसमें वह, तब तक केवल मैथिली के लिए ये बात हम लोगों ने तय किया था कि मैथिली की रचनाएं हिंदी होकर के भारतीय भाषाओं के पास जाए। सबसे पहला सबसे पहली बात हमारे जहन में जो आई वो यही आई कि मैथिली की पत्रिका रचनाओं को अनुवाद के माध्यम से मैं दूसरी भाषाओं के पास ले जाऊं। और जब दूसरी तीसरी मीटिंग हम लोगों ने की, तो लगा कि ये शायद बहुत अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए कि हमें अगर जानना है तो हमें सारी भाषाओं को जानना होगा, और भाषाओं के माध्यम से ही हम किसी संस्कृति को जान सकते हैं, किसी के समाज को जान सकते हैं। तो इसे हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम इसे क्या करें, तो सारी भाषाओं को हम इसमें लें। बाद में मैंने इसे शुरू किया। मेरे वो मित्र अभी भी मेरे सहयोगी हैं, अंतरंग के सहयोगी के रूप में अभी भी हैं, और बहुत ही मतलब उन लोगों से बहुत मदद मिलती है और सबों से मिलती है। मेरे मन में जो फिर बात आई, तो मैं एक जगह मैंने और ये कोट किया था, अभी भी कहना चाहता हूँ कि समकालीन भारतीय साहित्य का प्रकाशन, जो साहित्य अकादमी की अनुवाद पत्रिका है, उसने मुझे प्रेरणा दी कि एक ऐसी पत्रिका हो जो अधिक से अधिक भाषाओं को हिंदी के माध्यम से लाए और सबों को उनमें जाने। और तब मैंने इसे शुरू किया। शुरुआती दौर में जो भी बातें हुई मैं उसे जूझता रहा, पर सबसे अधिक सहयोग मैं जिसे कहूँ, क्योंकि यह लघु पत्रिका है, मैं सिर्फ अपने ही साधन से इसे प्रकाशित करता हूँ, इसका संपादित करता हूँ। पर इसमें हमारे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे लेखक हैं, और उससे भी अधिक हमारे जो अनुवादक बंधु हैं, उन्होंने मुझे बहुत ही मदद की। और मैं अकेले शायद इस वयस्क तक इस पत्रिका को नहीं ला पाता, 21वां अंक तक नहीं ला पाता, अगर अनुवादकों का इस तरह का सहयोग नहीं होता। क्योंकि आप जानते हैं कि
अनुवाद कर्म जो है, अनुवाद कर्म और बहुत भी मुद्दों से जुड़ा हुआ होता है। मुद्दे मतलब क्या कि कुछ व्यावसायिक पत्रिकाएं हैं जिससे उन्हें अनुवाद के लिए अच्छा रेमुनरेशन मिलता है, सारी चीजें मिलती है। पर मैं बस अपने स्नेह के अलावा, मैं आदर और सम्मान के अलावा और कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, दे पाता हूँ। बावजूद इसके उन लोगों ने हमें यहाँ तक सहयोग किया, तो ये निश्चित रूप से मैं उन लोगों का आभारी हूँ। और साथ ही साथ ऐसा मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ मेरे अंदर जो बात जल रही है, भारतीय भाषाओं के संबंध में जो बात आ रही है, वह दीपक उनके मन में भी जल रही है। तभी तो हम एकात्म होते हैं और हम इस काम को करते हैं। इसलिए बहुत वो बढ़िया। सारे मित्र मुझे अभी याद आ रहे हैं जी। क्या आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही है, वो अनम्यूट कर लें आप। जी जी। इस सवाल के साथ में एक सवाल मैं जोड़ना चाहता हूं कि संविधान की 8वीं जी अनुसूची में 2003 में मैथिली को मान्यता प्रदान की गई, लेकिन आपकी जो पत्रिका है उससे पहले से आरंभ आपने कर दी थी, उसके बाद में मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल हो गई। तो प्रकाशन को लेके, पत्र पत्रिकाओं को लेके उस भाषा में क्या स्थिति रही, मान्यता से पहले अंतरंग और दूसरी पत्र पत्रिकाओं की क्या स्थिति थी, और मान्यता के बाद में इसमें क्या कुछ परिवर्तन आया, इस बारे में भी आप अपनी बात रखें। ये अंतरंग के साथ ऐसी स्थिति है कि मान्यता के बाद मैथिली में जो पत्रिकाएं आई हैं, जो आ रही हैं, उसमें परिवर्तन हुआ। और 100 वर्ष से ज्यादा का मैथिली पत्रकारिता का इतिहास जो है 100 वर्ष से ज्यादा का है। तो पत्रिकाएं आती हैं अभी भी, अभी के समय में मैथिली में बहुत अच्छी अच्छी पत्रिकाएं आती रहती हैं। तो ये बात है। अंतरंग के साथ ऐसा है कि संविधान में मैथिली को आने के बाद प्रायः बहुत ऐसा कोई ये चीज नहीं रेखांकित करने लायक स्थिति, मतलब जिस तरह से आपका पूछने का जहाँ प्रश्न का जहाँ वो ध्येय जा रहा है, वहां तक कोई ऐसी बात नहीं है। अंतरंग जब भी हुआ है तो व्यक्तिगत स्तर से ही यह होता है और व्यक्तिगत सहयोग से ही यह निकल रहा है। और पाठकों का सहयोग है, जिसमें इसके बहुत पाठक हैं जो इसके सदस्य हैं, इसके लेखक हैं और इसके अनुवादक लोग हैं। कोई ऐसा संविधान में आने के बाद या कोई इस तरह की बात नहीं है कि अंतरंग को कोई ऐसा सहयोग मिला या कुछ हुआ। और दूसरी बात यह है कि मेरे साथ एक और मैं ये कहूँ कि एक सीमा है। मेरी सीमा यह है कि मैं नौकरी में हूँ और नौकरी में रहते हुए मैं जितना कर पाता हूँ उतना मैं करता हूँ। क्योंकि ये निश्चित रूप से तय बात है कि पत्रिकाओं को निकालने के लिए बहुत तरह की बातें होती है, उनके विज्ञापन के लिए बहुत दौड़ना धूपना, ये बहुत सी चीजें बातें होती है, तो वो मैं नहीं कर पाता। इसलिए मैं जी किसी और को कुछ कहूँ, उससे अच्छा है कि मैं अपने आप पर इस बात को देता हूँ कि मैं उसके लिए कभी मैंने कोई प्रयास नहीं किया। हाँ, शुरुआती दौर में नेशनल बुक ट्रस्ट से कुछ हमारी बातें हुई, वहां से कुछ विज्ञापन मिले। और फिर बाद में ऐसा होता है कि मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने स्तर से ही इसे निकालूं। जब तक मैं समय पूरा का पूरा समय इसके लिए नहीं निकाल पाता हूँ, मतलब जब तक मैं रिटायर नहीं हो जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं इस पर पूरी तरह ध्यान दूंगा और इस बातों को ये करूंगा। बहुत बढ़िया सर। मैं हमारे देखने वालों को बताना चाहूंगा कि प्रदीप बिहारी सर जो है एसबीआई बैंक में बड़े अधिकारी के रूप में है, और साथ ही साथ अंतरंग जैसी पत्रिका जो निकल रही है उसका बहुत ज्यादा श्रेय अंतरंग के प्रबंधन संपादन को भी जाता है। क्योंकि परिवार में अगर ऐसी स्थितियां बनती है, एक लेखक के साथ में परिवार में साथ आगे बढ़ाने वाली, घर गृहस्थी का बोझ उठाने वाली जो सहयात्री होती है, वो भी अगर रुचि ले और कुछ समय दे, कुछ परिस्थितियों को समझे, तो निश्चित रूप से कार्य सुगम होता है। तो मैं इसी क्रम में एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस पत्रिका को लेके, आपके लेखन को लेकर आपके घर परिवार में किस प्रकार का सहयोग रहता है? मैडम भी लिखती पढ़ती हैं, तो उनका और आपस में आप दोनों का क्या तालमेल रहता है, इस विषय में भी कुछ बताइए। देखिए ऐसा है भाई, जो बहुत तालमेल बहुत ही अच्छा है। पहली बात यह है कि मेरी पत्नी भी, आपने कहा, लिखती हैं। और जब हमारा प्रेम विवाह हुआ था और उसके बाद, दरअसल मेरी पत्नी का मायका नेपाल है, और जब हमारी हमारी शादी हुई
तो मेरी पत्नी मैथिली का म भी नहीं जानती थी, वो नेपाली भाषा ही जानती थी। तब से मैंने ये सोचा, मैं बेगूसराय में यहाँ थिएटर करता था, लिखता पढ़ता था, अपना एक्टिविटीज हमारे थे। तो मैंने ये सोचा कि ये अगर नहीं रुचि लेगी इधर, तो फिर अपना चलना तो मुश्किल है। फिर मैंने उन्हें थोड़ा थोड़ा ये जो वायरस कहते हैं, वायरस डालना शुरू किया। और ये इस बात का मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं उनकी लगनशीलता को सलाम करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही जल्दी इन चीजों को अपनाया। और इसके लिए सबसे पहली बात यह थी कि मैंने उन्हें अपने नाट्य मंचों पर उतारा, एक्टिंग के लिए ये किया। नृत्य करती थी, नृत्य के लिए मैंने उन्हें मंच पर लाया, ताकि जब वो नाटक तो मेरा मानना था कि जब वो नाटक करेंगी तो भाषा जल्दी से जल्दी वो हिंदी मैथिली को वो सीख पाएंगी, करेंगी। और इस तरह से उनका सफर शुरू हुआ है। और वो निश्चित रूप से, अब हम दोनों हैं, वह भी लिखती हैं, नेपाली से अनुवाद करती हैं, कहानियां लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं। तो हम लोग साथ ये काम करते हैं, और कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे कोई कठिनाई हुई है। बहुत सहयोग करती हैं, मेरे बच्चे भी सहयोग करते हैं इस बात में। तो ये बहुत ही अच्छी एक सुखद स्थिति है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो तगादा भी करती है कि अरे अंतरंग का यह टर्म जो है देर हो रहा है, जल्दी से इसे हम लोग ये करें, निकालें। कभी कभी मतलब आर्थिक सही मामले में भी वो अपनी कुछ आवश्यकताओं को भी काटती थी उस समय में। और यह होता था कि नहीं, अंतरंग निकाला जाए। अंतरंग हम लोगों के, हमारे परिवार की एक महत्वपूर्ण एक हिस्सा की तरह है कि अंतरंग रहे, अंतरंग बिल्कुल चलता रहे, ये सबों का बिल्कुल। यह बहुत सहयोग है परिवार से, पत्नी से। जी जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे आज के जो मेहमान अतिथि रचनाकार है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कहानीकार है। आपको कहानी संग्रह सरोकार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आपके 5 मैथिली में कहानी संग्रह है, 2 लघुकथा संग्रह है, 6 उपन्यास, 1 नाटक, पत्रों का संकलन, अनुवाद की अनेक पुस्तकें प्रकाशित है। अभी बात करते समय प्रदीप बिहारी सर बोल रहे थे मैडम के बारे में, तो मैं इस मंच से अनुरोध करूंगा कि आप मैडम का नाम लेते हुए उनकी रचनात्मक उपलब्धियों को भी हमारे दर्शकों को बताएं कि उन्होंने क्या क्या विधाओं में किस प्रकार की किताबें लिखी है। उसके बाद हम आपके साहित्य पे आते हैं। जी धन्यवाद। मैडम का नाम है श्रीमती मेनका मल्लिक, और वो कविताएं लिखती हैं मैथिली में, अनुवाद करती हैं, कहानियां लिखती हैं। सबसे पहली किताब उन्हें नेपाली के कविता संग्रह का उन्होंने अनुवाद किया। नेपाली में उसका नाम है उनीहरू जो फर्किएनन्, वे लोग जो नहीं लौटे। अच्छी, बहुत ही अच्छी कविता संग्रह, अच्छा है वो। उसके बाद देश और अन्य कविताएं, देश र अन्य कविताएं नेपाली में था, इसका उन्होंने मैथिली में किया, देश आ अन्य कविता। उसके बाद उनका एक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। कविता संग्रह का शीर्षक है गेल सब झाड़ैत अछि पाँख। मतलब चिड़िया के जो बच्चे होते हैं, जब एकदम प्रारंभिक अवस्था में, वो उन्हें जब पंख लगने लगते हैं, तो इस आभास का शीर्षक है उसका, वो कविता संग्रह है। अभी अभी उनका एक कहानी संग्रह आया है इसी साल 2021 में, उसका शीर्षक है स्त्री राइट आ प्लेटफॉर्म नंबर 13। इसमें उनकी कहानियों का संग्रह है। इसके अतिरिक्त साहित्य अकादमी से उनका एक नेपाली उपन्यास का अनुवाद आया हुआ है। तो कुल 5 किताबें हैं उनकी, और पढ़ने में ज्यादा रुचि लगती है। इसके बावजूद वो हर वक्त ये कहती रहती हैं कि मैं ठीक से अभी पढ़ नहीं पाई हूँ, मुझे पढ़ने दिया। अभी भी एक किताब का उनका था ऑफर, तो उन्होंने कहा कि 3-4 महीना मुझे और पढ़ना है, उसके बाद फिर मैं अनुवाद में करूंगी। उनकी इच्छा है, वो सोचती हैं, और मेरी सहचरी है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सुखद है ये जानना कि आप सपत्नीक साहित्य की सेवा में लगे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मैथिली के साथ में आप हिंदी में काम कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि नेपाली से भी आपका बहुत संपर्क रहा, आप नेपाली में अनुवाद कर रहे हैं, नेपाली से हिंदी कर रहे हैं। मैथिली भाषा, नेपाली भाषा, हिंदी भाषा के बीच में एक मजबूत सेतु के रूप में प्रदीप बिहारी जी का नाम भारतीय साहित्य में इसलिए भी उभर कर सामने आता है
कि उनकी सहधर्मिणी जो मेनका मलिक जी हैं, वो भी एक सक्रिय रचनाकार के रूप में, एक अनुवादक के रूप में सक्रिय है। इस मंच से मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। और मैं आपको एक बार बहुत पीछे के जीवन में ले चलता हूं। मैं ये जानता हूं कि आप एक अभिनेता के रूप में बड़े सक्रिय रहे। आपको बिहार सरकार की ओर से अभिनेता के रूप में भी पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपने एमए नाट्य शास्त्र में किया। तो ये जो नाटककार है, वो नाटककार के रूप में हम आगे चल के देखते हैं कि आपका एक नाटक आता है। आपने खूब सारे मंचन किए, खूब सारे रंगमंच के अभिनेता के रूप में आप चर्चित रहे। बड़ा नाम रहता है, तालियों की गड़गड़ाहट रहती है, सीधा कार्यक्रम रहता है। तो आप एक नाटककार के साथ साथ में नाट्य शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में जब कार्य कर रहे थे, और उससे एक दूसरे तरह के कार्य जो कि उपन्यास है, कहानी है, लघु कथा है, अनुवाद है, इसमें आप ज्यादा मुखर रूप में सामने आते हैं। ऐसा क्या हुआ कि आपका जो नाटक है वो उतना ज्यादा आगे चलकर विकसित नहीं होता, अलग अलग विधाओं में और अनुवाद में, संपादन में आपकी रुचि बढ़ती जाती है? ऐसा है कि नाटक तो एक ग्रुप आर्ट है। जब भी हम यहाँ थे बेगूसराय में, जब तक मैं यहाँ रहा, जहाँ मेरा घर है, तो रंग संस्थाओं से जुड़ा रहा और प्रदर्शन नाटक का करता रहा। और दरअसल ये तब से कम हुआ जब मेरा तबादला होना शुरू हो गया, जगह बदलते गए, तो उस समय में ये कठिनाई हुई है कि हम नाटक कर पाए, में कठिनाई हुई। दूसरी बात यह है कि नाटक में हम लोगों ने जो यहाँ एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने बिहार के लोक कलाओं को पहले लिया, जिसमें मिथिला भी है, और बिहार के लोक कलाओं में जितनी लोक कलाएं हैं अधिकांश का हम लोगों ने मंचन अपने यहाँ किया। सामा चकेवा, जट, कई ऐसी चीजें हैं, उसका मंचन किया। तो मंचीय कला में हम लोग रहे, चूंकि हमारे पास टीम था यहाँ। और धीरे धीरे मैं ये भी देखता हूँ कि बढ़ती उम्र के साथ कुछ ये रंगमंच का काम कम होता जाता है। मेरा जो अनुभव है उसका एक कारण यह भी है कि मैं अपने स्थिति में ये मानता हूँ कि मेरा तबादला, नौकरी और तबादला इसमें तरह से रहा कि मैं हर एक जगह में वो टीम नहीं बना पाया, और बना पाना संभव ही नहीं। अब आप एक बात जरूर, आपके मन में बात आ रही हो कि मैंने नाटक लिखना क्यों कम कर दिया। तो कुछ एकांकी नाटक मेरे हैं जो प्रकाशित हुए हैं पत्र पत्रिकाओं में, करीब एक आध दर्जन एकांकी नाटक हैं जो पुस्तकाकार नहीं आए हैं। दरअसल कहानी मेरे लिए मतलब इतनी सहज है, यह मेरे मन में इस तरह यह बात आई जो उसी में रमता चला गया। कहानी लिखने क्या के एक इतिहास है। उसकी शुरुआत जब हुई तो बचपन में, जब मैं गांव में रहता था, मधुबनी जिले का एक गांव है खजौली में, कन्हौली मल्लिक टोला, वहीं मेरा जन्म हुआ। मैं मैट्रिकुलेशन तक वहीं रहा। तो मैंने अपनी दादी को नहीं देखा। मेरे पिताजी की चाची जो थी दादी, उन्हीं से मुझे दादी का स्नेह मिला। तो जब मैं क्लास 7-8 में था और हाई स्कूल से गांव से आता जाता था, तो दादी कभी कभी गर्मी के समय दादी के पास सोता था, रहता था आंगन में। तो कहती थी कुछ सुनाओ कुछ सुनाओ, तो मैं कुछ कुछ उन्हें मैंने सुनाना शुरू कर दिया। उस समय जो क्लास में पढ़ता था, जैसे आरुणि की कहानी, ऐसी ऐसी कहानियां मैंने सुनानी उन्हें शुरू की। बाद में जब ये स्टॉक समाप्त हो गया, लेकिन दादी को वह आदत लग गई कहानी सुनने की। वो बार बार मुझे कहती थी कि कुछ सुनाओ। फिर मेरी माता जी मुझे दिन में कहा करती थी कि आज उनके लिए कुछ सोचा है कि नहीं, कुछ सुनाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो उन्हें नींद नहीं आएगी। तो इस तरह से मैं गढ़ते गढ़ते मैं कहानी करने लगा, और कहानी मेरी सहज विधा बन गई। और इसलिए उसमें अपने को मैं बहुत ही सहज पाता हूँ कहानी लिखने में, उपन्यास लिखने में। और जब लेखन के क्रम में है ये बात चलती चली गई, और जब अंतरंग की बात आई, अनुवाद की बात आई, तो फिर अनुवाद में भी, क्योंकि गद्य अधिक ज्यादा मैंने गद्य का अनुवाद किया है, तो वह सहजता मुझे वहां भी लाती है। इसलिए प्राय नाट्य लेखन मुझसे अभी तक छूटता रहा है, इसको मैं मानता हूँ, क्योंकि ये इधर बहता गया और रमता चला गया, यही कारण है। बिल्कुल सर, आपने एकदम मन की बात कही और सच्ची बात कही, इसके लिए आपको साधुवाद। आज की तारीख में आप भारतीय साहित्य के, कथा साहित्य के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर के रूप में देश में पहचाने जाते हैं। अभी पिछले दिनों
पिछले वर्ष की बात करें तो तालाब में तैरती लकड़ी नाम से आपका कहानी संग्रह भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ है, जिसका अनुवाद अरुणाभ सौरभ जी ने किया है। तो आज की जो स्थिति है वो आपकी भिन्न है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आरंभ में आप कहानियां लिखते थे तो वो कौन सी स्थितियां रही, वो कौन सा मंच रहा, वो कौन सी अनुभूति रही कि आपको लगा कि अब ये कहानीकार के रूप में आप ठीक कार्य कर रहे हैं और आपकी ये कहानी बहुत अच्छी है, या आरंभिक जो कहानीकार के रूप में आपका कहानीकार विकसित हो रहा था उस समय आपको क्या कभी ऐसा लगा कि आप बहुत अच्छी कहानी लिख रहे हैं और उस अच्छी कहानी का आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है? तो आपके जो कहानीकार मन है उसमें आपने कहानी लिखी है, उपन्यास लिखा है, लघु कथा लिखी है। उपन्यास 6 आए हैं, 2 लघु कथा संग्रह आए हैं, 5 कहानी संग्रह आए हैं, अनुवाद की अनेक किताबें आई है। लेकिन आरंभ में जब आप विद्यार्थी जीवन में थे, उसके बाद में दादी का एक सांस्कृतिक परिवेश आपको मिला, एक धरोहर मिली, फिर भारतीय साहित्य से आपका संपर्क हुआ और कहानी की एक अलग ऊंचाइयों तक आपने मैथिली कहानी के माध्यम से भारतीय कहानी को अभी भी आप काम कर रहे हैं, सक्रिय है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अपने आरंभिक जो संघर्ष के दिन है कहानीकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, उन दिनों में मैं चाहूंगा कि आप लौटे और बताएं कि आपका जो कहानीकार मन है वो आरंभिक दौर में किस प्रकार की स्थितियों में रहता था, और उसके बाद में ये जो सरोकार की कहानियां आई और उसको साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार मिला, जो बहुत सम्मान की बात है, इस तक की यात्रा तक आप किस प्रकार पहुंचे। और उससे भी बड़ी यात्रा है हमारे भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ प्रकाशन से हिंदी में कहानी संग्रह मैथिली का आना भारतीय कथा साहित्य की उपलब्धि है। तो अपनी इस कहानीकार की यात्रा के विविध पड़ावों पर कुछ प्रकाश डालिए। ऐसा है कि पहली बात तो ये कहूं कि मैं अब ये खुद को अभी भी नहीं मान रहा हूं कि मैं बहुत अच्छी कहानियां लिखता हूं, लेकिन सर, मुझे पाठकों का प्यार और स्नेह मिलता है। जी जी, प्यार, पाठकों का प्यार और स्नेह मिलता है तो लगता है कि कुछ लिख पाता हूँ। मैं जब पीछे की ओर जाता हूँ तो मैट्रिकुलेशन तक की मेरी पढ़ाई खजौली के हाई स्कूल में हुई, और वहाँ मेरे गुरु जो हैं जीवकांत मैथिली के बहुत ही सशक्त और लब्ध प्रतिष्ठित रचनाकार हुए हैं जीवकांत। उन्होंने मुझे क्लास में, वर्ग में मुझे केमिस्ट्री पढ़ाया, साइंस में विज्ञान का छात्र था, केमिस्ट्री पढ़ाया और उसके इतर साहित्य पढ़ाया। और जब मैं पहली बार एक वहाँ अजीब, बहुत से लोग, जब वो थे जीवकांत जी बहुत लौह प्रतिष्ठित लेखक थे मैथिली के, तो बहुत लोग उनके पास आते थे कि सर हम कुछ लिखे हैं, मैंने कुछ लिखा, मैंने कुछ लिखा। उस समय मिथिला मिहिर नाम की पत्रिका, जो प्रमुख पत्रिका साप्ताहिक आती थी मैथिली की, वह मिथिला मिहिर नाम की पत्रिका आती थी। और मिथिला मिहिर नाम की जब पत्रिका आई तो लोग कहते थे, जो सब कहते थे, मर्द साहब जरा ये देखिए वो देखिए, तो कहते थे। इसी क्रम में मैंने एक कॉपी में कुछ कहानियां लिखी, और कहानियां लिखने के बाद मैंने उन्हें दी कि जरा इसको देख दीजिए कि कहानी के लायक इसको। मन में ये बात था कि गुरु हैं और इसे इतने बड़े लेखक हैं, हो सकता है कुछ इसमें से कहानी टाइप की कुछ बात हो तो मिथिला मिहिर में छपवा देंगे, क्योंकि उस समय में, हमारे समय में मिथिला मिहिर में रचना आ जाना बहुत बड़ी बात होती थी। उसके संपादक आदि इतने बड़े लेखक और संपादक हुआ करते थे कि लोग मानगी देते थे, करे इनकी रचना अब मिथिला मिहिर में आने लगी। यह स्थिति थी, तो इसलिए मैंने उन्हें दी। एक सप्ताह बाद मैंने जब पूछा उनसे स्कूल गए कि मास्टर देखे जो क्या हुआ, कहते हाँ कोई कहानी लायक कुछ भी नहीं है, फाड़ के फेंक दिया है खिड़की से, मेरे रूम के बाहर वाला खिड़की है, जाके देखना। बहुत ही गुस्सा आया सर, बिल्कुल बहुत गुस्सा आया। आप समझ सकते हैं कि नया नया मैट्रिकुलेशन का कोई लड़का जो लिख रहा है। उससे पहले मैं ये बताऊं कि सबसे पहली रचना जो मेरी आई वह एक एकांकी नाटक, मिथिला मिहिर में वो एकांकी नाटक छपा, और वो जयप्रकाश का आंदोलन का था, 1974 के आंदोलन, छात्र आंदोलन का समय था जब मैं 9वीं कक्षा में था। तो उस पर वो छप चुका। ठीक है, मिथिला मिहिर में बच्चों की एक का स्तंभ था, उसमें वो नाटक छपा। जब मास्टर साहब ने ये कॉपी फाड़ के फेंक दिया उन्होंने, तब बहुत पर बोल नहीं सकता था, असंतोष हुआ। उन्होंने कहा कि जो नहीं, अब कुछ पढ़ो उसके बाद लिखो। उसके बाद उन्होंने अपने व्यक्तिगत पुस्तकालय से मुझे किताबें देना शुरू कर दी, और मैं उसे पढ़ता गया, उस पर बातचीत करती होती रही। तब मैंने फिर कहानी लिखना चाहा, सोचा कि कहानी लिखूं।
तब मैंने कहानी लिखना शुरू किया। और मेरी पहली कहानी संकोच नाम से है। वो कहानी छपी कहाँ, जो मिथिला भीड़ में नहीं छपी। हमारे एक बहुत ही बड़े राइटर हैं मैथिली के, डॉक्टर विभूति आनंद। विभूति आनंद उस समय हमारे सीनियर हुआ करते थे और युवा थे। तो विभूति आनंद जी, ये लोग मिलकर एक लाल धुआं नाम की पत्रिका निकालते थे, लघु कथा, लघु पत्रिका। तो लाल धुआं में मेरी वो पहली कहानी छपी थी। उसके बाद फिर वही मास्टर साहब के यहाँ आना जाना हुआ। फिर मैं मैट्रिकुलेशन के बाद मैं जमशेदपुर चला गया अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए। तो वहां से जब भी मैं आता, तो गर्मी की छुट्टी में तो मेरा पड़ाव हाई स्कूल ही होता था। आकर के दिन भर क्लास के बाद मास्टर साहब से पढ़ना और किताबें ले जाना, और इस सब तरह बात होती गई। मिथिला भीड़ से मेरे संघर्ष की जो बात आप कह रहे हैं, मिथिला भीड़ से भी मेरी कुछ कहानियां लौटी। ऐसी बात नहीं है कि वहां से भी मेरी कहानियां लौटी। और जब जब कहानियां लौटती थी तब तब मैं पुनः मास्टर साहब से डिस्कशन करता था उस पर, कहानियों की बातों पर ये करता था। और धीरे धीरे, क्योंकि कहा गया है कि आप जितना जब तक लिखेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। तो लिखते रहने से जो एक अनुभव है, कहाँ मैं गलतियां कर रहा हूँ, कहाँ क्या हो रहा है, ये सब चीजें होते धीरे धीरे लिखते लिखते परिवार्जित होता गया। पत्रिकाओं, मैथिली की पत्रिकाओं में छप दी गई। तो अनुवाद की बात ही तो बहुत मन में ये बातें आती रहती थी कि हिंदी की पत्रिकाओं में मेरी कहानियां छप आनी चाहिए। जो उस समय ऐसी बातें होती थी। और अनुवाद मैथिली से कम हुआ करते थे उस समय। तो एक आध बार मैंने सोचा कि क्यों नहीं खुद ही अनुवाद करूं। तो मैंने खुद ही अपनी कहानियों का अनुवाद करना शुरू किया। और तब तक मैं समकालीन भारतीय साहित्य से परिचित हो चुका था। प्रायः उसके 14वें अंक से मैं अभी तक का पाठक हूँ समकालीन भारतीय साहित्य। तो वहीं जीवकांत सर ने, वो मास्टर साहब ने ही मुझे बताया कि तुम ये पत्रिका लो, इसको पढ़ो, इससे पूरे भारतीय साहित्य को समझ पाओगे। और यह जरूरी नहीं है, उन्होंने व्यक्तिगत पत्र, जो एक पत्र का संग्रह मेरा है, उन्हीं के 336 पत्रों का संग्रह है। उसमें उन्होंने लिखा भी है कि सिर्फ अपनी भाषा की चीजें पढ़ लेना ही बहुत नहीं, काफी नहीं है। समकालीन भारतीय साहित्य में और इससे पहले जो भी चीजें हुई हैं, भारतीय और विदेशी साहित्यों को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। और उसी तरह मैं पढ़ता गया और समकालीन भारतीय साहित्य में मैंने पहली रचना भेजी, कहानी भेजी, तो वहां से वो कहानी छपी। तो वास्तव में मुझे लगा कि नहीं, कुछ बातें हैं, बात बन रही है, जो अब मैं वहां छप रहा हूँ। धीरे धीरे और भी पत्रिकाओं में मैं छपता गया। तो इसी तरह मेरा कहानी लिखने का ये सफर शुरू हुआ। फिर एक बात मैं कहूँ जो बहुत, तब तक मैं स्थापित हो गया था, मेरी किताबें आ गई थी। एक चीज मैथिली वालों ने बहुत अच्छी की है कहानी के लिए। उस समय पत्रिकाएं थी तो कविताएं आदि थी, कहानियों की पत्रिका बहुत नहीं थी। और एक दौर आया मैथिली में कि पत्रिकाओं का प्रकाशन कम हो गया। तो उस समय पंजाबी के कथाकार आपस में बैठ के एक कार्यक्रम करते थे, दिबा बले सारी रात। रात भर बैठ के वो रचना पाठ करते थे, हर एक जी वर्ग के, हर एक उम्र के रचनाकार, और उस पर बातें होती रहती थी। वहीं से मैथिली के रचनाकारों ने इसको लिया और उसको सीधा का सीधा अनुवाद किया उसको, कि सगर रात दीप जले, मतलब रात भर दीप जले, दीप जले बहुत। रात भर। जी जी तो इसका उस समय प्रभास कुमार चौधरी, जो मैथिली के बहुत बड़े लेखक हुए हैं, प्रभास थे, और हमारे कुछ सीनियर मित्र थे, इन लोगों ने उसे किया। अशोक, मैं कथाकार अशोक का नाम लेना चाहता हूँ, शिवशंकर श्रीनिवास जी का नाम लेना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने मैथिली में ये बातें शुरू की और उसके बाद सब हम लोग जुटते गए। तो उसका ऐसा रिजल्ट आया, तो मुझे लगता है कि 10 से या 12 वर्षों, अभी भी वो इस तरह की गोष्ठियां हो रही हैं। 12 वर्षों में मैथिली में करीब, मुझे लगता है कि 2000 कहानियां लिखी गई और नए नए लेखक आए। वहां सबसे बड़ी बात यह थी सर, कि किसी की कहानी पर आपका जो तुरंत प्रतिक्रिया है, आप एकदम स्पष्ट बोलिए, और वहां ईगो किसी का नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है, कहानी पढ़ी गई, जिसको अच्छा लगा बुरा लगा। तो वो एक तरह का हम लोगों को मैथिली कहानियों का वर्कशॉप हुआ। वह जूनियर जो लेखक हैं उन्हें ही नहीं, सीनियर लेखक लोगों को भी, या सबों को, वो एक वर्कशॉप के तरह लगा और इसने मैथिली कहानी को बल दिया। अभी भी वह सगर रात दीप जले नाम की गोष्ठी हो रही है। और उसके बाद अभी तो कई इस तरह की गोष्ठियां होती है, वो रात भर चलती हैं। फिर एक कथा गोष्ठी नाम से हो रही है, क्योंकि रात भर बहुत, अब जो ओल्ड एज के लोग हैं उन लोगों को रात भर जगने रहने में भी एक शारीरिक कठिनाई है। तो अभी एक गोष्ठी चल रही है, कथा गोष्ठी। उसका यह है कि दिन में 12 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक इसको करें।
लेकिन उसमें भी बस वही, उसका फॉर्मेट भी वही है कि कहानी पढ़ें, बिल्कुल अप्रकाशित, यहाँ तक कि उस कहानी को आप पहली बार पढ़ रहे हैं, वहां आप फेसबुक आदि पर भी नहीं डाल सकते। वहां आइए और उस पर बातचीत होती है। और इसमें मैथिली लेखकों की जो सदाशयता मैं कहूँ, उनका ये कहूँ कि कहीं भी हो, बिहार से उसका एक आयोजन, आप जान रहे होंगे, विभा रानी जी हैं, हिंदी मैथिली के एक्टिविस्ट हैं, नाटक लिखे साहित्यकार हैं। विभा जी रानी जी ने उसका आयोजन चेन्नई में किया, और लोग चेन्नई गए, और जो भी लेखक जाते हैं अपने खर्चे से जाते हैं और वहां रहते हैं। आयोजकों को सिर्फ 24 घंटे का ही मतलब रहता है कि कितनी देर वो रहे तब करना है, बाकी सब लोग खुद जाते हैं आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हुई। और यहाँ आकर के कहानी लेखन जो है, मैथिली का कहानी लेखन बहुत परिमार्जित होता गया, और बहुत नए नए लोग भी उससे आए जो अभी मैथिली कहानी को बल दे रहे हैं। और उसे मैं अभी अभी मैं उसे वर्कशॉप की तरह ही लेता हूँ। अभी बहुत संस्थाएं हैं जो जहां जहां दूर दराज शहरों में हैं, वो उस शहरों के लोगों को लेकर के कई इस तरह के कई कार्यक्रम करते हैं। महीने में एक बार सब जमा होते हैं, और उस पर रचना पाठ हुआ, उस पर बातें हुई, और बेबाक बातें होती है। ये सबसे बड़ी बात है कि बातें बेबाक होती हैं, और किसी को की आलोचना होती है तो कोई तकलीफ नहीं, किसी को तकलीफ ही नहीं होती है। यही है। और इसी तरह आते आते मुझे लगने लगा कि जब मेरी कहानी पसंद हो रही है, तो मैं शायद कहानी लिखना सीख गया हूँ, या मैं कहानी लिखना जानता हूँ। ये ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया सर। इस सवाल में मेरा एक सवाल और था, ये सरोकार की जो यात्रा थी आपका, और सरोकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किसी किताब को छपने के 2 साल बाद में साहित्य अकादमी पुरस्कार में उस किताब की गिनती होती है, और वो किसी लेखक से आवेदन नहीं करवाते। एक अप्रत्याशित सूचना के रूप में लेखक को सूचना मिलती है कि आपको इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है या घोषित हुआ है। तो सरोकार को जब पुरस्कार घोषणा का समाचार आपको मिला, तो आपके कहानीकार को किस प्रकार की अनुभूति हुई, उस विषय में भी कुछ बताइए सर। सरोकार में जो कहानियां हैं, पहले मैं इस पर बताऊं कि सरोकार की कहानियां, बहुत कहानियां हिंदी और अन्य भाषाओं में छप चुकी थी। जैसे जैसे मैं कहानियां लिखता गया, जैसे मैंने बताया कि ये चीज मुझे जब छपने लगी तो मुझे ललक होने लगी, और उस समय अंतरंग के कुछ अंक आना शुरू हुआ। अंतरंग का यह 21 अंकों तक का यात्रा में समय ज्यादा लगा, वो मेरी व्यस्तता और मेरी सीमाओं के कारण। तो उसमें बहुत कहानियां जो हैं, जो अन्य भाषाओं में भी छपी हुई है। और वह मूल सरोकार जो कहानी है सर, वो मुझे ऐसा लगा। हमारे यहाँ बेगूसराय में बगल में सिमरिया है, और वहीं लोग मृतकों को जलाने ले जाते हैं। तो वहाँ मृतकों को जलाने वाले लोग जो हैं, वह उसकी कहानी है। वो एक अजब किस्म का अलबेला आदमी है। वो कहता है कि नहीं, लकड़ी पर मत जलाओ, जो विद्युत शवदाह गृह है वहां जलाओ, प्रदूषण को बचाने की बात होती है, और उन्हीं की कहानी है। तो आपने सही कहा कि ये 2 साल की किताब छपी, 2005 में किताब आई है, 2007 में मुझे यह पुरस्कार मिला, और यह प्रोत्साहन मुझे मिला। जब इसकी घोषणा हुई, तो मैं बेगूसराय में के जीडी कॉलेज में एक साहित्यिक कार्यक्रम में बैठा हुआ था। तो वहां मुझे एक पत्रकार ने फोन किया दरभंगा से कि सर थोड़ा समय आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो बताइए, मैं तो अभी कार्यक्रम हूँ, बाद में बात कीजिए। नहीं सर, बाद में बहुत देर हो जाएगी। मुझे क्यों, क्या हुआ? तो जरा हॉल से बाहर आइए, नहीं तो बताते हैं। तो मुझे लगा कुछ बात होगी, जानता था। मैं बाहर गया तो उन्होंने मुझे बधाई दी। स्वाभाविक है, मेरे कथाकार को अच्छा लगा कि बिल्कुल, बहुत ही उस समय मेरी उम्र कम थी, शायद इतनी उम्र नहीं थी कि लोग यह उम्मीद कर सकते थे कि इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल सकता है। मुझसे कम उम्र में शायद मैथिली में एक दो लोगों को ही यह पुरस्कार मिला। जिसमें मुझे जो नाम याद आ रहा है, वो स्वर्गीय मार्कंडेय प्रवासी जी हैं। उनका महाकाव्य है अगस्त्यायन, उस पर उन्हें मिला था। जब मिला तो उनकी उम्र मुझसे कम थी, तो मुझे थोड़ा अचरज भी लगा, लेकिन प्रसन्नता हुई। पर यह प्रसन्नता तब तक ही हुई कि जब मैं यहाँ बेगूसराय में रहता था, और माता पिता मेरे बहुत, मेरे इंटरमीडिएट के बाद ही मेरे इंटरमीडिएट एग्जाम से 15 दिन पहले मेरी पिताजी की मृत्यु हुई, और फिर मेरी माता जी की भी मृत्यु हो गई थी। तो तब तक बहुत अच्छा लगा, जब तक मैं ये सूचना अपनी पत्नी को मैंने फोन से दिया। जब तक सुनाया तब तक बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे छोटे भाई ने उसे नेट पर सर्च किया कि वास्तव में बात सही है कि नहीं। उसने भी मुझे कहा कि भैया बात सही है।
तो तब तक लगा, लेकिन उसके बाद से सर एक बड़ा सा दायित्व बोध आ गया मेरे ऊपर। मैं जो अनुभव करने लगा कि नहीं, यह लगता है कि कहीं मेरा कंधा इस दायित्व को कितना कहाँ तक आगे ले जा पाएगा या नहीं, ऐसा मुझे लगा। दूसरी बात मुझे यह भी लगा कि मैं लिखता जा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लगा कि एक कोई पथिक है जो अपनी मंजिल की ओर जा रहा है, किसी ने देखा करे बहुत दूर से आ रहा है, ये चलता जा रहा, तो रोको जरा, इसे रोको, थोड़ा पानी पिला दो। तो मुझे ऐसा लगा कि यह मान्यता है, इस तरह की मान्यता मुझे दी गई, और मान्यता के साथ अधिक से अधिक दायित्व मुझे दिए गए, यह ऐसा मुझे लगा। और अभी भी मैं जब भी कोई कहानी लिखता हूँ, जब भी कुछ करता हूँ, तो मुझे यह वही बात याद आती है कि यह मेरा दायित्व है कि मेरा ग्राफ नीचे नहीं गिरे। इसलिए मैं अपनी कहानियों में विषय की विविधता लाता हूँ, नहीं तो मैं नहीं लिखता हूँ। मैं हर वक्त खुद सोचता हूँ कि यह हो। दूसरी चीज यह है कि कहानियों का मेरा विषय जो होता है वो मिथिला और की मिट्टी पानी से लेते हुए एक मिथिला के बाहर की बात मैं करने की चेष्टा करता हूँ। जी तो जी। उतने भर से प्रसन्नता हुई, उसके बाद तो फिर दायित्व में ही लगा रह गया वही। जी मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि प्रदीप बिहारी जी की जो कहानियां हैं वो हिंदी में अनुवाद के माध्यम से पहुंची। इसके साथ ही साथ में नेपाली में, उड़िया में, मराठी में, असमिया में, मलयालम में, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती, डोगरी, उर्दू, अंग्रेजी, अनेक भारतीय भाषाओं में आपकी कहानियों के अनुवाद हुए और बहुत चर्चित कहानीकार के रूप में आपकी ख्याति में चार चांद लगे। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा काम है, और उससे भी बड़ा ये काम है कि अपनी भाषा की कहानियों के साथ साथ में प्रदीप बिहारी जी ने जो मिशन के रूप में भारतीय भाषाओं के साहित्य और कहानी को विकसित करने का एक मंच देने का जो बड़ा काम किया, वो भी बहुत अद्भुत है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक कहानी अंक है जो राजस्थानी कहानी अंक अंतरम का प्रकाशित हुआ था। इसके बाद में मलयालम भाषा का अंक प्रकाशित हुआ। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि मलयालम का जो अंक अभी अभी आया है वो भी दर्शकों को दिखाएं। ये राजस्थानी कहानी अंक के जो अंक है वो 20वां अंक है, और ये 21वां अंक आप देख रहे हैं। मलयालम भाषा की कहानियों पर केंद्रित अंक है। बहुत बढ़िया सर। तो मैं आपसे सवाल ये जानना चाहता हूं कि मैथिली कहानियां जो है वो आपने पढ़ी, आपने लिखी, आपने संपादित की, अनुवाद किए आपने दूसरी भाषाओं से, नेपाली से भी किए और अनुवाद भी छपते रहे। इस बीच में राजस्थानी कहानी का अंक आया। ये जन सरोकार मंच राजस्थान से समूह से आप अभी मुखातिब हो रहे हैं। तो राजस्थानी कहानी के विषय में आप अपने विचार साझा करें। साथ ही साथ में ये जो मलयालम कहानी आया है अंक, इसके बारे में बताएं कि जो अलग अलग भाषाओं की कहानियां हैं उनमें किस प्रकार के अंतर है और किस प्रकार की एक भारतीयता और भारतीय साहित्य की संभावनाएं विकसित होती दिखाई देती है। एक चीज मैं आपको ये बताऊंगा, और आप ये जान भी रहे हैं कि राजस्थानी कहानी अंक लाने में हम लोगों ने अपनी व्यस्तताओं के कारण थोड़ी देरी की। और जब यह अंक आया तो बहुत ही सुगठित अंक आया, बहुत आप लोगों का मेहनत इसमें था। कहा चूंकि मैं कहानी का व्यक्ति हूँ, मैं मूलतः ही कहानी का व्यक्ति ही मानता हूँ गद्य का, तो मेरा ध्येय यह भी होता है कि इस बहाने मैं उस भाषा की कहानियों को पढूं, खुद भी पढूं, खुद भी जानूं, तब ये करूं। अभी जैसे राजस्थान मलयालम कहानी पर अंक आया है, मलयालम कहानी पर हमने इससे पहले भी एक अंक प्रकाशित किया था। सर अभी जो मैं एक बात कहता हूँ कि जो वैश्विक स्थिति बन गई है, इस वैश्विक स्थिति में हर एक भाषा के कथाकार, जो सचेष्ट कथाकार हैं, वह जो समय के परिवर्तन की गति जो है, उस गति को हर एक भाषा के कथाकार पहचानते हैं, और उस गति को पहचानते हुए वो कहानियां लिखते हैं। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी एक भाषा की कहानी अपने अंचल तक ही सीमित है, ऐसी बातें नहीं है। क्योंकि जब भी कोई बड़ी बातें होती है देश के स्तर पर, तो उसका प्रभाव, और या कुप्रभाव भी कहें या सुप्रभाव, जो भी कुछ होता है, वो हर एक व्यक्ति उसको देखता है, और जो उसमें संवेदनशील लोग होता है, वो संवेदनशील लोग उसे अपनी रचना में डालते हैं, जो हम लेखक होते हैं।
और प्रायः सब कहानियों की मतलब अभी की जो स्थिति है, जिस समय में हम जी रहे हैं, इस समय में मेरी राय में मैं जिसे देखता हूं तो एक सूत्र यही है कि मानवता को किस तरह बचा के रखा जाए। अभी सबसे ज्यादा जो क्षरण हो रहा है, सबसे ज्यादा जो हमले हो रहे हैं इस बात पर कि हमारी संवेदनाओं को कुंद कर दिया जाए। हम तो इन संवेदनाओं को बचाने के बाद, संवेदना बचेगी तो मानवता बचेगी। तो इसको बचाने, किस तरह बचा के रखा जाए, इसीलिए आज के कहानीकारों का संघर्ष भी यही है, उनका विषय भी अधिक से अधिक यही है। विभिन्न विभिन्न रूपों में अलग अलग जगह से वो पात्र लेते हैं, अलग अलग घटनाओं को लेते हैं, लेकिन बात वही वही आती है कि हम कैसे बचाएं, हम अपनी संस्कृति को, हम अपनी बुद्धिमत्ता का सदुपयोग किस तरह करें, इस तरह की बात आती है। जैसे राजस्थानी कहानी में भी जो मैंने देखा कि वो किसी तरह से, जब पुरानी कहानी, वो पंडित जी वाली एक कहानी है, वहां से भी जब आते हैं तो वहां भी अंत में बात यही आती है, जो कुरीतियां हैं, जो समाज में चल रहा है, इन बातों को देखते हुए बात वही आती है कि हम इनको, मानवता आज के समय में कैसे बचाएं। दूसरी चीज मैंने कहानियों में एक देखा कि एक फ्रेम टूटा है। पहले, बहुत पहले जो कहानी की ओर हम जाते हैं, तो मैं ये कहूँ कि 50 से पहले के समय की जो कहानियों को जब हम देखते हैं तो उसमें आम पाठक सोचता था कि इसका क्या हुआ, कहानीकार ने कहानी लिखी, इसका क्या हुआ। इसलिए उनका डिमांड ये होता था कि उसे एक निष्पत्ति तक कथाकार ले जाए। लेकिन अब यह स्थिति नहीं है। अब पाठक भी सचेत हुए हैं, पाठक भी इस बात को समझते हैं, और वो कहानी में भी काव्य की भाषा को समझ लेते हैं, कहानी में भी नाटक की भाषा को वो समझ लेते हैं। इसलिए शिल्प के स्तर पर यह परिवर्तन मैं कहानियों में देख रहा हूँ, और राजस्थानी कहानी में भी है, मलयालम की कहानियों में भी है। आपको मतलब अभी मैं बताऊं कि मलयालम कहानी की एक कहानी है, उसमें एक बहुत ही विषय, कथ्य बहुत बड़ी बात नहीं होती है सर, कहने का जो है एक छोटा सा विषय है। विषय यह है कि एक लड़की कहती है, वो उसका अपने इससे एक औरत कहती है कि अरे जब रात में 11 बजे तुम अकेले जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं जा सकती, मुझे तुम क्यों रोकते हो। प्रश्न यह है कि तुम मुझे घर से निकलने के लिए क्यों रोकते हो। तो कहा कि नहीं, अब 11 बजे रात में तुम अकेली जाओगी, बहुत समय ठीक नहीं है। यह तो तुम्हारे साथ भी समय ठीक नहीं होना लग सकता है ना, इसमें लड़की और लड़का, पुरुष और स्त्री की बात कहाँ से आई। बस वही सूत्र है कहानी की, और कहानी बहुत अच्छी बनी है सर। ऐसी ऐसी कहानियां अभी लिखने जा रही हैं, और लोग लिख रहे हैं, और ऐसी कहानियां बखूबी भारतीय साहित्य में आ रही हैं, जो लोगों को झकझोरती हैं, लोगों को चिंतन के लिए बाध्य करती हैं। वह सारी भाषाओं में है सर, सब भाषा में ये बात आ रही है। राजस्थानी जी। कहानी भी इधर मैंने आपके ही द्वारा संपादित राजस्थानी के 100 कहानियां मैंने इधर वो पढ़ी। कुछ प्रेम कहानियां, सबसे बड़ी बात वो प्रेम कहानियों का मैं अभी पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ, अभी हाल में ही वो किताब मिली है मुझे। तो यह देखा कि जब 7वें दशक या 6ठे दशक के बाद की देश की जो स्थिति है, जब या उससे थोड़ी पहले से जब हम चलें कि स्वतंत्रता के बाद जो एक मोहभंग की स्थिति आई, या उस समय जो युवा पीढ़ियों का आक्रोश आया, इसमें लगा ऐसा कि जिस तरह बेरोजगारी, रोटी, इस सब की बात होने लगी, आते आते ऐसा लगा कि प्रेम हम लोग भूलते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में, आज की जो भागदौड़ की स्थिति में, वास्तव में प्रेम शब्द अब विलुप्त होता जा रहा है। जो वही चीज है, पहले बेरोजगारी के कारण अब जो लोगों का जो रोजगार है, मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं, जिस किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं, जो भी हैं, इतने व्यस्त हैं जो उन्हें प्रेम करने के लिए और प्रेम सोचने के लिए वक्त नहीं मिलता है। ऐसे समय में अगर किसी भाषा में प्रेम कहानियां लिखी जाती हैं तो यह बहुत ही बड़ी बात है। और आपने राजस्थानी में की जो प्रेम कहानियां हैं, जो आपके संपादन में अभी मुझे हाल में कुछ दिनों पहले मिली है, तो मैंने ये सोचा कि नहीं, तो बहुत ही एक मुकम्मल काम हुआ है। हर एक भाषा में लोग प्रेम कहानियां लिखते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से विधागत ये बातें नहीं आती है। जब संकलन में आता है या किसी एक लेखक की प्रेम कहानियां आती हैं, तो उससे क्या होता है कि उस पर नोटिस लोग ज्यादा देता है, पत्रिकाओं में छपी, लोग पढ़े, उस तरह से लेंगे। तो एक अच्छा काम मुझे लगा ये हुआ है आपके यहाँ, और भी भाषाओं में इस तरह की बातें होती हैं, तो ये चीजें अच्छी लगती हैं सर, और एक सुकून भी चीजें। बहुत बहुत बढ़िया सर। अभी जो वर्तमान दौर है उसमें मेरा ये सोचना है कि यांत्रिकता के कारण से मनुष्य भी यंत्र के रूप में बदलता जा रहा है, और ये जो साहित्य है, कथा साहित्य है,
उस यांत्रिक बनते मनुष्य में संवेदनाओं को जागृत करता है, उनको बचाता है। जैसा कि आपने कहा कि प्रेम जैसी सूक्ष्म और कोमल भावनाएं हमारे इस पृथ्वी पर, इस संसार पर बनी रहनी चाहिए। इसके लिए ऐसी कहानियां और ऐसे प्रयास जरूरी है। बहुत सारे भाषा के रचनाकार तुलनात्मक बात करते समय कहते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए राजस्थानी कहानी है भारतीय भाषाओं से आगे है, भारतीय भाषाओं से कम नहीं है, कमतर नहीं है। इसी प्रकार की दावे अलग अलग भाषाओं में किए जाते हैं, लेकिन असल में ये जो दावे हैं, ये जो कहना है, ये तभी सार्थक होता है जब कोई आप जैसा सुधी संपादक और सुधी पाठक भी कह सकते हैं, एक अध्येता के रूप में विभिन्न भाषाओं की कहानियों को अध्ययन करने के बाद में जो मानवीय मूल्यों की बातें हैं, जो संस्कारों की बातें हैं, जो परिवर्तित होते समय को केंद्रित करने वाली कहानियां हैं, और जो भाषा के स्तर पर प्रयोग कहानियों में जो हो रहे हैं, और जो अलग अलग साहित्य की विधाएं हैं जो परस्पर नजदीक आती जा रही है, ऐसी बात निश्चित रूप से आप जैसे कहानीकार से जानकर सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं इसी सवाल के अगले रूप में जानना चाहूंगा कि आप उपन्यासकार के रूप में भी बहुत विख्यात रहे हैं, पर्याप्त ख्याति रही है, लघु कथाकार के रूप में भी रही है, कहानी के रूप में भी रही है। तो कोई जो कथ्य होता है, जीवन का जो अनुभव होता है, कोई घटना जो आपको किसी रचनात्मकता के लिए प्रेरित करती है, उसमें ये विधा का चुनाव कैसे होता है कि आप इस पे कहानी लिखेंगे, लघु कथा लिखेंगे या उपन्यास लिखेंगे, या इसके साथ में ये भी जोड़ दें हम कि ये जो एक समय रहा हमारे देश और दुनिया में, कोरोना का प्रभाव रहा, उस दौरान आपने बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास मैथिली भाषा में लिखा, उसका हिंदी अनुवाद भी हमारे हिंदी पाठकों के लिए जल्द ही उपलब्ध होगा। तो ये विधाओं की बात करते हुए मैं चाहूंगा कि आप अपने नए उपन्यास और कोरोना काल में जो आपकी रचनात्मकता के कारण से उपन्यास आया, उस विषय में भी कुछ बात रखें। जी, विधा की बात तो किसी भी लेखक को जब वो लिखने लगता है और उसे लगता है कि वह प्रामाणिक होता जा रहा है, मेरी राय में जब तक आप किसी जो भी आप लिख रहे हैं तो उसमें प्रामाणिक जब वो होते जाते हैं, उसे दूसरे शब्द में आप ये कहते हैं कि आपकी विश्वसनीयता बनती जाती है, रचना में आप विश्वसनीय लगने लगते हैं। तब एक वह स्थिति आती है कि आप विधा चयन करें कि आप किस विधा में लिखेंगे, गद्य लिखेंगे में है या पद में, कौन आपके लिए सहज क्या होता है। तब यह जरूरी है, उस समय में मुझे पहली बार जो बात मुझे मेरे मन में आई कि मैं कहानी में ही सहज हूँ, कहानी लिख सकता हूँ, और गद्य, चूंकि ये गद्य लेखन है तो फिर उपन्यास की ओर मैंने बढ़ा, और लगा कि कुछ कहानियां लिखने के बाद जब मैंने उस पर सोचने लगा तो मुझे लगा कि ये बातें जो है ये उपन्यास की बात लगता है मैंने कम कर दिया। एक छेपक के रूप में इसमें मैं आप एक बात कहूँ कि मैंने अपने गुरु की जी की चर्चा की, जीवकांत जी की, वो तो अब नहीं है यहाँ, लेकिन उन्होंने पत्र से और फोन से मुझे हर वक्त गाइड करता रहा, और कभी कभी डांटा भी उन्होंने। अपने मृत्यु से कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझे कहा कि अरे तुम्हारी यह कहानी, एक संभव नाम की कहानी छपी है वहां, तुम्हें अभी तक ये तय पता नहीं चलता है कि किस प्लॉट पर उपन्यास लिखा जाए, किस पर कहानी, उस किताब पर, उस प्लॉट पर तुमने कहानी लिख करके पिंड छुड़ा लिया। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं लिखूंगा, जो अभी मेरे टारगेट में है मैं नहीं लिख पाया हूँ। तो इस तरह से मुझे निर्देश मिलते रहे, ये इसके लिए मैं अपने को बहुत ही खुश किस्मती है मेरी कि मुझे एक ऐसे मेंटर मिले जो सब मुझे कहते रहे। उपन्यास लेखन में सबसे पहले मैं बताऊं कि मेरी कहानियां मैंने लिखी, लेकिन पुस्तक के रूप में पहले मेरा उपन्यास ही आया। मेरा पहला उपन्यास जो था सो मिथिला विहित पत्रिका में ही धारावाहिक रूप से छपा, और उसके बाद दूसरा उपन्यास आया मेरा, वह नेपाल के में चावल और तेल मिल का एक भद्रपुर जगह है, वहां की आंचलिकता पर वह उपन्यास आया, और मजदूरों की व्यथा कथा उसमें आई है जो उस समय। अभी अभी जिस बात में जो बात आपने कही है कोरोना पर, तो कोरोना के दो फेज आए। पहले फेज में मैंने एक उपन्यास लिखा 20 में, तो वह उपन्यास है का नाम है कोख, मैथिली में कोख, उसे कोख जिसे कहते हैं। दरअसल जब मैं गया, पढ़ते गया, देखता गया, तो मुझे लगा कि कुछ विषय हैं जिस पर छिटपुट मेरी भाषा में रचना हुई है, जैसे सेरोगेसी है, लिव इन रिलेशनशिप है, ये चीजें आज के दौर में जो युवाओं के लिए है,
इन सब चीजों पर, जैसे दत्तक संतान का ग्रहण है कैसे लेते हैं, इस पर केंद्रित। और उसमें एक दो थिएटर करने वाले लोग हैं। कमोबेश मैं थिएटर का व्यक्ति रहा हूं, तो मेरी रचनाओं में, कहानियों में नाटक का और डायलॉग का की बहुलता होती है, वो चीजें आती है। तो इसलिए मैंने कहा जो उसको लिखा। और 21 में दूसरे लहर के तुरंत बाद मैंने यह उपन्यास लिखा, कोरोना पर मृत्यु लीला। और मृत्यु लीला घर घर की कहानी है उसमें, कि किस तरह एक व्यक्ति पहले पॉजिटिव होता है और किस तरह की स्थिति होती है, सरकारी स्थिति क्या है, क्योंकि सरकार भी उस समय पूरी तरह तैयार नहीं थी और एक घर में हो गया। उसके माता पिता उससे दूर रहते हैं, उसके पत्नी का क्या कंट्रीब्यूशन है, 3 साल की उसकी बेटी है, इन सारी बातों को लेकर के वो उपन्यास है। फिर दूसरे लहर की बात उसमें इस तरह से आती है कि वही नायक दूसरे लहर में बहुत कम, जो मतलब कहिए डर डर से भयाक्रांत हो गया है। और इतना वो इस तरह से चल रहा है कि आया जितने बार नहाना, जो भी चीजें जो कोरोना के प्रोटोकॉल में होते थे, तो ठीक होने के बाद भी वो हो गया। लेकिन उसके बाद साथ साथ उसमें एक और उसके जो अस्पताल में जब भर्ती था उस समय जो कुछ मित्र उसके बने, महिला मित्र थे और एक दादी है, उसी के बहाने जो पलायन की स्थिति हुई, मजदूरों की स्थिति हुई, कैसे लोग मजदूर आए, बिहार आए, उनकी व्यथा कथा भी आई है। तो ये सब चीजें हुई। फिर उसमें चर्चा है तो क्वारंटाइन सेंटर बना। एक व्यक्ति अपने गांव के ही स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में था और पॉजिटिव हो गया, और नई नई शादी के 2 महीने के बाद ही वो चला गया था कमाने दिल्ली। तो कम से कमोबेश आधे किलोमीटर से ज्यादा से वो अपनी पत्नी को एक गाछी में, वो आम के बगीचे में पत्नी दोपहर में आती थी, वहां से पता नहीं कितना देख पाता था, लेकिन भावनात्मक रूप से देखता रहा और अंत में वो बच नहीं पाया। तो जो स्थिति बनी वहां, इन स्थितियों को मैंने उसमें एक ये कही कि एक डॉक्यूमेंटेशन की तरह करने की कथा सूत्र में बांधने की कोशिश की, कि कल होकर के जब ये बातें नहीं रहेंगी, जब कोरोना इतिहास में होगा, तो आने वाले लोग कम से कम ये जाने कि कोरोना कितने पर क्या चीज, कितनी चीजें लिखी गई हैं और क्या क्या चीजें हैं। दूसरी बात, मेरा यह मानना यह भी है कि कोरोना को प्राकृतिक आप जितना कहें उससे कहीं कम कोरोना राजनीतिक भी नहीं है। इस बात को भी मैंने उसमें लिखा है, क्योंकि और जो अंत में जो उसके संवाद हैं, एक हेडमास्टर साहब जिनके यहाँ क्वारंटाइन सेंटर है, उसमें उसके एक नायक के पिता जो है उनके साथ जो बातचीत होती है, तो वो सुनने लगता है। और अंत में यह होता है कि गांव में इसका जो प्रभाव है, तो शहर में रह रहे हैं और गांव में जो उनका देखभाल करता है, जो आदमी उनका घर की देखभाल करता है, उनके बगीचे का देखभाल करता है, उसका बेटा मर गया कोरोना से, उसे कोई ले नहीं जा पाया। और गांव में यहाँ तक हुआ कि उसे मतलब उसकी अंत्येष्टि के लिए किसी ने साथ नहीं दिया। अंत में वो आदमी मजबूरन, लोगों ने कहा कि नहीं आग जला नहीं सकते हो, नहीं तो धुएं से फैल जाएगा, जो सब बातें आती थी उस समय में। अंत में उसने अपने मालिक के बगीचे के कोने में गड्ढे खोद कर बेटे को ये कर दिया। वही वो कहानी करते रोते हुए सुनाता है, और यह कहानी जब वो हेडमास्टर साहब सुनते हैं तो वो विचलित हो जाते हैं। तो अंत उस उपन्यास का यही है, जब ये बात कहता है, जब वो जाने लगते हैं मास्टर साहब, तो खड़े उठ के खड़े होते हैं तो थरथराने लगते हैं। तो वो व्यक्ति पकड़ता है कि नहीं, पाँव को गाड़ के रखिए, पाँव को जमीन पर रखिए, इसी की जरूरत है। आप यही वो कहानी समाप्त होती है। तो कमोवेश एक तरह से यह है कि कथा सूत्र में मैंने इसका डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश की है, कि कोरोना को लोग आने वाली पीढ़ी, आने वाले समय में लोग देख पाए, समझ पाए, और उस बहाने कुछ मेरी लेखनी अच्छी लग जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऐसा भी इस बात को कह सकता हूं कि आपका जो नाटककार का एक रूप नाटक की दुनिया में बाद में प्रकारांतर कहानी और उपन्यास में बदलता गया, तो ये जो नाटककार होना और नाटक की समझ होना, संवेदना और किस प्रकार किसी चीज को लिखना है, ये निश्चित रूप से नाट्य शास्त्र और नाटक में जो अभिनेता निर्देशक के रूप में जो आपने कार्य किया, उसका बहुत लाभ आपको कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में मिलता है। जब आप उपन्यास लिखते हैं तो इतने संवेदनापूर्ण, भावुक दृश्य संवादों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से वो उस ढंग से कह पाने में सक्षम हो पाते हैं। तो निश्चित रूप से आपकी जो लेखनी है वो निरंतर प्रभावशील, प्रभावित करने वाली बनती गई। उसका जो कारण है आपका अध्ययन रहा, आपके गुरु जीवकांत जैसे प्रख्यात लेखक रहे, आपके मित्र रहे, आपका पूरा एक समूह रहा, और नाटक के
विकसित न होने का जो कारण आपने बताया बहुत सही कारण है कि अलग अलग शहरों में स्थानांतरण होने के कारण से अलग अलग मंडी नहीं मिल पाई आपको, वो समूह नहीं बन पाया, वो एक सामूहिक गतिविधि है। और लेखन के रूप में उसी को आपने एक मिशन के रूप में काम किया और नेपाली भाषा में, मैथिली भाषा में, हिंदी भाषा में परस्पर अनुवाद का जो कार्य किया, तो एक कहानीकार के रूप में, एक संपादक के रूप में मुझे लगता है आपको ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई है। अनुवाद के रूप में भी आपने खूब काम किया है। तो मूल रूप से आप स्वयं को क्या कहलाना पसंद करते हैं? पहली नंबर पे आप सबसे पहले अपने को संपादक कहलाना पसंद करते हैं, कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में हम कह सकते हैं कथाकार कहलाना पसंद करते हैं, या कह सकते हैं कि अनुवादक कहलाना पसंद करते हैं? मेरा सीधा सा सवाल ये है कि आपकी जो प्रिय विधा है, काम सारे किए आपने, बहुत सारे किए हैं और भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक निजता का भाव अगर पूछा जाए, प्रदीप बिहारी जी के मन से जो बात आती है, उस विषय में कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, आपने सही कहा कि नाटक का अध्ययन, थिएटर करना, ये सारी बातें मेरे लेखक को उम्दा बनाया है इन बातों ने। और जहां तक कि कहलवाने की बात करिए तो मैं जरा सा बहुत ही असमंजस में इस स्थिति में हो जाता हूं। मैं तो सोचता हूं कि एक रचनाकार के रूप में ही मुझे लोग जाने, विधा के रूप में जो प्रिय मेरी चीज है वो उससे मैं अभी भी मैं विधा के रूप में मैं कहानी कथाकार ही लोग मुझे कहते हैं, वो मैं भी अनुभव करता हूँ। पर उपन्यास भी मैं उतनी ही तल्लीनता से लिखता हूँ। मैं मानता हूँ कि कोई भी रचना, क्योंकि थिएटर का व्यक्ति हूँ तो एक उसमें एक्टिंग में एक बात है जिसे मैं मानता गया, वो उसे मैंने कहा, हम कहते हैं कि काया प्रवेश करना। तो मैं अपने कहानी में हो या उपन्यास में हो या अनुवाद में भी, मैं पात्रों में काया प्रवेश करने की कोशिश करता हूँ। हर एक पात्र को मैं जीने की कोशिश करता हूँ। मैं जब मृतलीला जब मैंने लिखी तो मैं वो अविनाश जो उसका नायक है, जो हॉस्पिटल में जा रहा है, वो अस्पताल में गया और इतना पॉजिटिव है कि उसके जाने के बाद कोई नहीं मरा उसमें। सबों को, बूढ़े बच्चे, सबों के साथ लोगों को डर होता था। एक बूढ़ी जब हाँफने लगी, कराने लगी, तो उन्हें जाकर उनका फिक्स दवा ये किया, दादी दादी कहने लगा। सामने उसी की उम्र की एक महिला पड़ी थी, उसके साथ उसकी इतनी अच्छी मित्रता है कि दोनों अपने पति के बच्चों की चिंता बातें करते हैं, और बाद में दोनों मिलकर कोरोना के लिए एक काम भी करते हैं। वो लोग खाना वाना बांटने का ये सब करते हैं वहाँ। तो उस समय में हर एक कैरेक्टर में मैं प्रवेश करता हूँ। मुझे लगता है कि जब तक मैं उसमें नहीं जाऊंगा तब तक शायद मैं उसके साथ बहुत न्याय नहीं कर पाऊंगा। तो यह मतलब काया प्रवेश करना नाटक से मैंने सीखा है, एक्टिंग से जो है उससे मैंने सीखा है, और यह मेरे लिए बहुत ही लाभदायक होता है सर। क्योंकि जब भी आप किसी कैरेक्टर में जाएंगे तो निश्चित रूप से आप जिस क्षेत्र का वो कैरेक्टर है, जो वह चरित्र जहाँ का है, वहाँ जो लोकल डायलेक्ट्स हैं, जो बोलियां बोली जाती हैं, मैथिली में भी क्षेत्र के अनुसार अलग अलग भाषा का, बोलियों का ये है, तो वहां की बातें आ जाती है। और वहां की बातें आनी भी चाहिए, क्योंकि पात्र के अनुकूल भाषा जब तक नहीं करेंगे तब तक पात्र के चरित्र का एस्टेब्लिशमेंट जो कहते हैं, तो वह नहीं हो पाता है। तो वो मैं करता हूँ। मैं जब अनुवाद भी करता हूँ गद्यों का, जब मेरा एक अनुवाद मैं कहूँ, ये नेपाली के एक लेखिका है वानिरा गिरी, 2 साल पहले स्वर्गीय हुई हैं। और उनके बारे में कहूँ कि नेपाल में कि वो पहली महिला थी जिन्होंने नेपाली भाषा में एमए और पीएचडी की। और आज से 40 वर्ष पहले उस उपन्यास कारागार जो उपन्यास है, कहा जाता है कि वो अस्तित्ववाद पर वो उपन्यास है। और उस उपन्यास को विराटनगर शहर में एक सप्ताह में 1200 प्रतियां बिक गई थी उसमें। तो वो उपन्यास मुझे इतना भाया कि उसका मैंने मैथिली में अनुवाद किया, फिर मैंने उसका हिंदी अनुवाद किया, अकेडमी से प्रकाशित है। तो उसमें उनके पात्रों में भी मैं अपने पात्र में तो काया प्रवेश करता हूँ, अनुवाद करने से मैं मूल लेखकों के पात्र में ही काया प्रवेश करने की चेष्टा कर लेता हूँ और पहुंच जाता हूँ। तो यह नाटक के कारण ही मेरे साथ हुआ है, मेरे कारण हुआ है। नाटक ने ये बात मुझे दी है, और तब मुझे लगता है कि मैं कुछ ये लिख पढ़ पाता हूँ। जी, बहुत बढ़िया बात कही है सर। और क्या, जी 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 जी, वही काया प्रवेश जिसको कहते हैं वही करता हूँ, लिखता हूँ, और उसमें आनंद आता है लिखने में। तो मूलतः कहानी और उपन्यास दोनों में बहुत ही सहज रहता हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल सर। लघु कथाओं की जहां तक बात है तो लघु कथाएं भी मैं लिखता रहा हूँ पहले से। लघु कथा का एक अलग अध्याय है जो हम दो तीन मित्रों ने मैथिली में साथ मिलकर लिखना शुरू किया था, और अब बहुत लोग लिख रहे हैं, तो यह अच्छा लगता है, ये बातें अच्छी लगती हैं। जी, आज जन सरोकार मंच पर हम रूबरू थे मैथिली के प्रख्यात कहानीकार, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता आदरणीय प्रदीप बिहारी जी से। प्रदीप बिहारी जी की पहचान भारतीय साहित्य में कहानीकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, एक संपादक के रूप में, एक अनुवादक के रूप में है। और मैं जन सरोकार मंच की ओर से, देवेंद्र जी की ओर से, मेरी ओर से आदरणीय प्रदीप बिहारी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि हमारे आग्रह पर वो इस मंच पर हमसे बातचीत करना स्वीकार करते हैं और बहुत सारी ऐसी रचनात्मक उपलब्धियों के बारे में, अपने मन के गहरे भावों को, सच्चाइयों को जिस सहजता से आपने प्रकट किया है, निश्चित रूप से वंदनीय है। मैं सर आपको प्रणाम करता हूं और फिर से अभिवादन करता हूं, इस मंच पर आपने आना स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। बहुत बहुत आभार, मैं भी प्रणाम करता हूँ। अभी इस शो में जितने जुड़े हुए सुधीगण हैं, उनको मैं राजस्थानी, आपके मार्फत राजस्थानी के रचनाकारों को ही प्रणाम करता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे अपने मंच पर आमंत्रित किया। ये बहुत ही खुशी की बात है और एक बहुत अच्छी परंपरा आप लोगों ने शुरू भी की है। यह बहुत ही अच्छी बात है और इसी माध्यम से यह कामना करता हूँ कि विभिन्न भाषाओं के साथ जो हमारा समन्वय है, विभिन्न भाषाओं के साथ जो हमारा तालमेल है, हमारा प्रेम है, वह बचा रहे। क्योंकि जब तक हम प्रेम बचा के नहीं रखेंगे, प्रेम नहीं बचेगा तो हम रचेंगे नहीं। रचने के लिए प्रेम को बचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल हम इसी मंच पर मिलेंगे। संतोष एलेक्स जी के साथ में साक्षात्कार रहेगा। फिलहाल मैं अनुमति चाहता हूं। जन सरोकार मंच कल 7 बजे संतोष एलेक्स जी से बातचीत करेंगे। धन्यवाद।